नमस्कार किसान भाइयों और युवाओं, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और हर बार की तरह आज हम डॉक्टर साहब का भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर राजेश कुमार सैनी हरित गृह विशेषज्ञ हैं और इंटरनेशनल ट्रेनर है, जो किसानों को, युवाओं को लगातार समय समय पे आप गाइड करते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे संरक्षित खेती की, प्रोटेक्टेड फार्मिंग। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सर, सबसे पहले तो आप हमको एक बेसिक इसकी जानकारी दें कि संरक्षित खेती क्या होती है। किसान भाइयों और दर्शकों, संरक्षित खेती का मतलब है एक तरह की वैज्ञानिक तौर पे की जाने वाली खेती, एक तरह की आधुनिक खेती जिसमें कि हम कृत्रिम संरचनाएं बनाते हैं। और वो संरचनाएं पॉली हाउस हो सकती है, शेडनेट हाउस हो सकती है, ग्लास हाउस हो सकती है, लो टनल हो सकते हैं, वॉकिंग टनल हो सकते हैं, और इस फैन पैड सिस्टम वाले सिस्टम हो सकते हैं, ग्रीन हाउस हो सकते हैं। और उसके अंदर हम बेमौसमी सब्जियां या बेमौसमी पौधों की, फूलों के पौधों की खेती करते हैं और उन्हें अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं और उनसे उच्च गुणवत्ता का उत्पाद और उत्पादन दोनों प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से जो खेती की जाती है उसे हम संरक्षित खेती कहते हैं। और संरक्षित खेती आज की मांग, समय की मांग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अब हमारी जो खान पान की जो हैबिट है जो है वो अब बदल गई है। अब हमें साल भर टमाटर चाहिए, अब साल भर हमें धनिया चाहिए, तो हर चीज़ हमें साल भर चाहिए। तो ऐसे में कैसे हम उसका उत्पादन ले सकते हैं? उसके लिए हमें बेमौसमी चीज़ों को उत्पादन लेने के लिए इस प्रकार की संरचनाओं की आवश्यकता होती है, और उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, एक तो जो संरक्षित करने के लिए दो तरीके के जो हाउसेज होते हैं, ये किस तरह के हाउसेज हैं और कौन सा अच्छा है संरक्षित खेती के? अगर हम देखें तो हमारे जो है हमारे प्रदेश में या हमारे देश के अंदर ज़्यादातर जो संरचनाएं काम में ली जा रही हैं वो है पॉली हाउस और शेडनेट हाउस या फैन पैड सिस्टम। और कुछ जगह पे हम लो टनल्स का भी काम में लेते हैं, वॉकिंग टनल्स का भी काम में लेते हैं, तो हाईटेक नर्सरीज का भी काम में लेते हैं। तो ये क्या होती है, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और लोहे की पाइपों से बना एक ऐसा ढांचा होता है जो कि पारदर्शी आवरण से ढका होता है, उसको कि हम ग्रीन हाउस बोलते हैं। इसके अंदर हम पौधे लगाते हैं, और चाहे वो फूल वाले पौधे हों या फल वाले पौधे हों या फिर सब्जियां हों, और उनसे उच्च गुणवत्ता का उत्पाद और उत्पादन प्राप्त करते हैं, उसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं। अगर हमने पारदर्शी आवरण जो ढकने के लिए काम में लिया जी, वो अगर पॉलीथीन है तो नामकरण हो जाता है पॉली हाउस। और ये विशेष प्रकार का पॉलीथीन होता है जो कि 180 से 200 माइक्रोन तक का होता है, मोटाई वाला होता है। इसमें कुछ गुण होते हैं अलग से, जैसे एंटी ड्रिप, एंटी सल्फर, डिफ्यूज्ड, यूवी स्टेबलाइज्ड, ये कुछ गुण होते हैं। तो ये नॉर्मल पॉलीथीन नहीं होती है। और वहीं अगर हम बात करें शेडनेट की, तो अगर शेडनेट हमने ढकने के लिए काम में लिया है, चाहे वो हरे रंग का हो या सफेद रंग का हो, तो नामकरण हो जाता है शेडनेट हाउस। वहीं अगर ढकने के लिए हमने इंसेक्ट नेट का इस्तेमाल किया है तो नामकरण हो जाता है इंसेक्ट नेट हाउस। वहीं अगर हमने ढकने के लिए ग्लास का इस्तेमाल किया है, आमतौर पर ग्लास हाउस हमारे देश में नहीं पाए जाते, और कहीं है तो वो प्रयोगशाला तक ही सीमित है, या जहाँ पे ज़्यादा बर्फबारी होती है उस इलाके में छोटे स्तर पर बनाए गए हैं। तो पर यूरोपीय देशों में जाएंगे तो आपको बड़े बड़े ग्लास हाउस देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं। और लो टनल्स का इस्तेमाल सर्दियों के दौरान किया जाता है सब्जी उत्पादन करने के लिए, बेमौसमी सब्जियां उत्पादन करने के लिए। और इसी प्रकार से फैन पैड सिस्टम है, एक तरफ पंखे लगे होते हैं, एक तरफ फैन लगा होता है, पैड लगा होता है, पैड के ऊपर पानी गिरता है, और फिर बीच में उसकी खेती की जाती है या नर्सरी पौधों की तैयार की जाती है। जैसे आप सब्जियाँ समझ लें, तो अगर टमाटर की पौध तैयार करनी है तो हम उसमें कर सकते हैं। प्रो ट्रेस के अंदर प्लास्टिक की ट्रेज आती हैं, उसके अंदर आपको कोकोपीट भरना है और परलाइट वर्मिकुलाइट भरना है, और उसके बाद में उसमें आप पौध तैयार कर सकते हैं, बेमौसमी पौध तैयार कर सकते हैं। टमाटर की पौध लगभग 28 से 30 दिन में तैयार कर लेते हैं। अगर हम बात करें गोभी की या ब्रोकली की तो 21 दिन में हम पौध तैयार कर लेते हैं। खीरे की बात करें तो 15 से 18 दिन में हम तैयार कर लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें रंगीन शिमला मिर्ची की, तो वो हम 30 से 35 दिन में हम उसकी पौध तैयार कर लेते हैं। यानी इसमें पौध तैयार की जा सकती है। तो हमको अगर फूलों के पौधे तैयार करने हैं, जैसे टॉप ग्राफ्ट तैयार करना है मुझे गुलाब का, डच गुलाब का, तो वो मैं उसमें तैयार कर सकता हूँ। उसमें हम विनिंग और हार्डनिंग चैम्बर दोनों होते हैं, उसमें हम वर्ष भर तैयार कर पाते हैं। तो क्राइसेंथेमम है, उसकी प्रोपोगेशन करनी है, उसको मल्टीप्लिकेशन करनी है, कार्नेशन करना है, जरबेरा करना है, ये सब हम उसमें कर पाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि वातावरण बाहर का कुछ भी हो, उसके अंदर हम अनुकूल वातावरण देते हैं पौधे को, और उससे उच्च गुणवत्ता का उत्पाद और उत्पादन दोनों प्राप्त करते हैं, और जिससे बाजार भाव अच्छा मिलता है और बेमौसमी चीजें होती हैं। तो डॉक्टर साहब, एक तो आपने बताया कि इतनी सारी चीजें हम उसमें कर सकते हैं, तो कौन सी चीज
की जानी चाहिए मतलब किसानों को, ये मतलब क्या वो खुद तय करे बाजार में देख के, या आप हमको कुछ सजेशन देना चाहोगे? हाँ, अगर आपको देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसमें एक लो टनल्स है। लो टनल्स जो आमतौर पे हम लोग नवंबर दिसंबर के आसपास, दिसंबर जब 15 दिसंबर के से लेके 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के आसपास कुछ सुरंगनुमा ढांचे बना लिए जाते हैं, जो कि लगभग 3 फीट या 4 फीट ऊंचे होते हैं, या 1.5 मीटर आप पकड़ लीजिए, मोटा मोटा 1.5 मीटर ऊंचाई वाले होते हैं, और 2.5 मीटर पे इसमें अर्धचंद्राकार तार लगाए जाते हैं, और उसके ऊपर एक कवरिंग मटेरियल डाल दिया जाता है जिसको कि हम क्रॉप कवर कहते हैं, या फिर उसके ऊपर एक नॉन वोवन प्लास्टिक बिछा दिया जाता है, ऊपर से ढक दिया जाता है, जिसकी मोटाई लगभग 25 माइक्रोन या 50 माइक्रोन की हो सकती है आवश्यकता अनुसार। और उसके अंदर उठी हुई क्यारियां बनाई जाती हैं, और उस पर ड्रिप लाइन डाली जाती है। 2 कतार में लगा सकते हैं ड्रिप लाइन, 1 कतार वाली भी ड्रिप लाइन डाली जा सकती है। ऑनलाइन की जगह इनलाइन ड्रिपर लगते हैं, क्योंकि पौधे पास लगे होते हैं। और इसके अंदर फिर मल्च लगाया जाता है, प्लास्टिक की मल्च का भी अपना फायदा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जब टनल की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम 56 टिंडा लगा सकते हैं, आपका तरबूज लगा सकते हैं, खरबूजा लगा सकते हैं, उसके अलावा मिर्ची लगा सकते हैं। हरी वाली जो मिर्ची होती है आमतौर पे फ्री में लोग देते हैं, परंतु एक समय आता है कि वो मिर्ची 60 रुपए किलो हो जाती है। तो वो कहाँ से आती है वो मिर्ची? वो आती है इस प्रकार के ढांचों से, के अंदर कृत्रिम संरचनाओं में उसकी पैदावार ली जाती है, और उसकी वजह से उसको अच्छी रेट्स मिलती है। और इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीजें, भिंडी वगैरह लगा सकते हैं उसमें, तो अच्छी खासी इन चीजों को उगाकर अब बेमौसमी समय में और उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, और बाजार भाव अच्छा मिलता है। एक आपने लो टनल की बात करी सर, कि जब ये ग्रीन हाउस अगर लगा रखा है तो लो टनल की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तो तब लगाना है जब कोई ग्रीन हाउस अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, ये मतलब है आपका? अगर किसी किसान भाई के पास भाई इतनी क्षमता नहीं है कि मैं ग्रीन हाउस या पॉली हाउस लगाऊं, या शेड नेट हाउस लगाऊं, या वॉकिंग टनल लगाऊं, तो सबसे सस्ता जो तरीका है वो लो टनल का। लो टनल से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। लो टनल का एक ये है कि खाली आप सर्दियों के अंदर ही उसमें खेती कर पाते हैं, गर्मियों में आप उसमें खेती नहीं कर सकते। तो मतलब लो टनल बना के उस सर्दी से बचाने का एक उपाय वही उपाय है। सर्दी से बचाया आपने, पाले से बचाया, और आपकी फसल पहले आ जाती है, समय से पहले आ जाती है, तो उसका अच्छा बाजार भाव मिल जाता है। अगर आपने बात की थी कि भाई हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, तो हमारे जो प्रदेश के किसान भाई है, ज्यादातर लोग वो पॉली हाउस और शेड नेट हाउस लगा रहे हैं। तो पॉली हाउस, आमतौर पे पॉली हाउस में क्या है, बरसात का पानी अंदर नहीं आता है, यानी तेज बरसात हुई तो आप अपनी फसल को बचा पा रहे हैं। दूसरा, जो तेज बरसात का पानी आया तो वो आपको पुनः आप एकत्रित कर पाते हैं फार्म पॉन्ड बना के उसको। और आप जैसे कि सब जानते हैं कि बरसात का जो पानी है वो अमृत है, और जब आप पानी को एकत्रित कर लेते हैं तो फिर पुनः आप उससे खेती कर पाते हैं ग्रीन हाउस के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी फायदा मिलता है। पर शेड नेट हाउस के अंदर क्या होता है, पानी बरसात का अंदर आ जाता है, तो ये थोड़ा सा फर्क है इसमें। और दूसरा, आपके अंदर पॉली हाउस के अंदर आप फूलों की खेती कर पाते हो, शेड नेट हाउस में आप सब्जियों की खेती कर सकते हो। पॉली हाउस में आप फूलों की, कट फ्लावर की, जैसे जरबेरा हो गया, कार्नेशन हो गया, और डच गुलाब हो गया, क्राइसेंथेमम हो गया, ये सब चीजें कर पाते हो। और उसके अलावा आप सब्जियां भी कर पाते हो। तो आपको ज्यादा दोनों चीजें करने का मौका मिलता है पॉली हाउस के अंदर। तो डॉक्टर साहब, जैसे पॉली हाउस लग गया तो ये तो कंट्रोल, अपने वातावरण को कंट्रोल किया है, तो सूरज की डायरेक्ट इसमें तो रोशनी आ नहीं रही, तो ये क्या स्वास्थ्य के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है? नहीं। नेचुरल एक जो चीज आती है उसको रोक रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि प्रकाश की जो श्रेणी है उसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। यूवी किरणें, पैराबैंगनी किरणें जिसको बोलते हैं हम, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट। यूवी रेज है वो जो कीटों का प्रकोप है वो बढ़ाती है, ठीक है, और स्वास्थ्य के लिए भी हमारे अच्छी नहीं होती। दूसरा क्या है कि IR जो होता है, इंफ्रारेड, वो गर्मी बढ़ाती है, तापमान बढ़ाती है। विजिबल लाइट जो है, जो पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए काम में आती है, उसको ये अंदर आने देता है, और उससे आप देखते हैं अंदर बढ़वार अच्छी होती है। क्योंकि आपका जो पॉली हाउस है, शेड नेट हाउस है, या ग्रीन हाउसेज हैं, इनके अंदर हम क्या करते हैं, CO2 को कंट्रोल करते हैं, CO2 का लेवल बढ़ाते हैं। रात को ये पौधे जो अंदर ग्रो कर रहे हैं, आपने टमाटर लगाया, मिर्ची लगाई, या खीरा लगाया, या गुलाब लगाया, जरबेरा लगाया, कार्नेशन लगाया, या क्राइसेंथेमम लगाया, तो ये पौधे अंदर रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये रात भर में एकत्रित हो जाती है, और सुबह जब सूरज उगता है, 2 पौधे जो हैं वो हरे पत्ते उनके, जिनमें कि क्लोरोफिल होता है, वो अपना खाना बनाते हैं उससे, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो और कोई बाधा नहीं है? नहीं, बाधा नहीं है, बल्कि ये हम उसको उपयुक्त वातावरण दे रहे हैं। आप देखेंगे, एक पौधा आपने बाहर लगाया, एक अंदर लगाया, तो अंदर वाले की बढ़वार ज्यादा होगी।
ये चीजें हैं। एक डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये भी हम लोग जानना चाहेंगे कि जैसे मान लो कि किसी ने 2000 स्क्वायर का फिट का ये बनाया या 1000 का बनाया, तो किसान को एक पर्टिकुलर चीज को ही लेके चलना चाहिए या अलग अलग भागों में अलग अलग तरह की करे, कौन सा बेटर है? आमतौर पे ये कहा जाता है कि अगर आपने एक पॉली हाउस लगाया 2000 वर्ग मीटर का, और जो आजकल जो बड़ी साइज जो चल रही है वो सबसे बड़ी साइज है 4000 वर्ग मीटर की, और फिर छोटी छोटी साइजें होती रहती है। मैदानी भाग में 1008 का छोटा माना जाता है, और पहाड़ी इलाकों में तो 50 स्क्वायर मीटर से स्टार्ट हो जाता है, ये 50, 250 वगैरह। क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे मेघालय हो गया, आपका त्रिपुरा हो गया, उस साइड में जो है हिमाचल हो गया, तो वहाँ पे पहाड़ी नुमा होता है जगह, तो उसमें छोटे बड़े हो जाते हैं पॉली हाउस और ये शेडेड हाउस वगैरह। परंतु जो मैदानी इलाकों में 1008 से लेके आप 4000 तक का ग्रीन हाउस, स्क्वायर मीटर का ग्रीन हाउस उपयुक्त रहता है। अब बात आती है कि भाई आपने 4000 स्क्वायर मीटर का लगाया एक ग्रीन हाउस, तो उसमें लगाना क्या है? कई बार लोग सोचते हैं, किसान भाई सोचता है मैं टमाटर भी लगा लूँ, मिर्ची भी लगा लूँ, उसमें धनिया भी लगा लूँ, मल्टी क्रॉपिंग पे चले जाते हैं। पर मल्टी क्रॉपिंग से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। प्रॉब्लम्स ये आ जाते हैं कि उसमें कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। कुछ फसल होती है वो सेंसिटिव होती है, तो जहां तक हो सके एक ही फसल लगाएं। अगर आपको अलग अलग फसल लगानी है तो आपके पॉली हाउस की साइज छोटी कर लें या ग्रीन हाउस की साइज छोटी कर लें। 1000 के 4 लगा लिए आपने, फिर उसमें आप अलग अलग फसल लगाएं। एक में खीरा लगा लिया, एक में टमाटर लगा लिया, एक में आपने रंगीन शिमला मिर्ची लगा ली। दूसरा क्या होता है, कई बार किसान भाई ये पूछते हैं कि साहब मैं एक वेराइटी लगा रहा हूँ, मैं शिमला मिर्ची लगा रहा हूँ, तो उसमें एक ही वेराइटी लगा रहा हूँ। मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि कभी भी एक वेराइटी पे नहीं जाए, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा वेराइटी लगाएं। कई बार क्या होता है, खुदा ना खास्ता कभी प्रॉब्लम आ गई, किसी बीज की वजह से प्रॉब्लम आ गई, किसी लॉट में प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर वो फसल चल नहीं पाती। और कई बार क्या होता है, बाजार में मार्केटिंग हो रही है किसी बीज की, और फिर देखा यह गया कि वो वैरायटी उस एरिया में पहली बार आई है और आपने लगा ली उसको, तो आपको पता ही नहीं उसका रिजल्ट कैसा है। तो जो सीड का चयन करते हैं, किस्म का चयन करते हैं, वो बहुत सोच समझ के करें। आपके आसपास उस पहले फसल को देखें कि ये सीड पहले किसी ने लगाया था, क्या लगाया था, तो कैसा उत्पादन मिला था और क्या समस्याएं आई थी, बाजार भाव क्या मिला था, कैसा फ्रूट आता है, उसकी पूरी स्टडी कर ली। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला ये वैरायटी लगा लो, आपने लगा ली। तो वैरायटी को सोच समझ के आपको लगाना है, और आपको ये भी देखना है कि वो आपके एरिया में सुटेबल है कि नहीं, और एक वैरायटी पे नहीं जाना है। मतलब फसल तो एक ही करें लेकिन उसकी वैरायटी अलग ले वैरायटी भी अलग लें, और जैसे मिर्ची करी तो कई तरह की मिर्ची ले ली, उसकी किस्में अलग अलग ले ली, राइट। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं आए। ओके। एक सर इसमें जैसे मान लो दवाई वगैरह देने का है, वो किस तरीके से दी जाती है या कैसे देना चाहिए? आमतौर पे हम लोग जो इसमें कीट प्रबंधन करते हैं उसको बोलते हैं समन्वित कीट प्रबंधन। समन्वित कीट प्रबंधन का मतलब ये होता है कि हम इसमें कोशिश ये करते हैं कि दवाई का जो पर्याय होता है, जो हम जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स है, उसको लास्ट ऑप्शन रखते हैं। उससे पहले हम दूसरे मेथड्स पे जाते हैं। जैसे हमने स्टिकी कार्ड लगाए, पीले रंग के स्टिकी कार्ड लगाए, नीले रंग के स्टिकी कार्ड लगाए। स्टिकी कार्ड्स क्या होते हैं, ये आपको बता देते हैं कि इसमें कोई कीड़ा प्रवेश कर गया है क्या। वो आपको एक तरह से मॉनिटरिंग करते हैं, उससे पता लग जाता है आपको। अगर उसमें सफेद मक्खी पीले कार्ड पे आगे चिपक गई तो आपको आइडिया हो जाता है कि सफेद मक्खी आ गई, तो आप उसके हिसाब से आप स्प्रे ले सकते हैं। ओके। तो यही चीजें ध्यान में रखनी है। दूसरा फेरोमोन ट्रैप है। अब स्टिकी कार्ड लगाने हैं तो आपको लगभग हम बोलते हैं कि भाई आप 100 वर्ग मीटर में एक स्टिकी कार्ड लगा लें या 50 वर्ग मीटर में एक लगा लें। फेरोमोन ट्रैप है, उसको भी हम ये बोलते हैं कि भाई आप इस इतने स्क्वायर मीटर में 50 से 100 स्क्वायर मीटर में एक लगा लें। तो इसमें आपको क्या होता है कि वो लगाने से क्या है, मान लो आपके पॉली हाउस के अंदर या शेडेड हाउस में कोई तितली आ गई है, तो तितली आके आएगी तो वो उसके प्रति आकर्षित हो जाती है उस फेरोमोन की स्मेल की वजह से। उसमें एक ल्यूर लगाते हैं, एक चीज होती है उसको ल्यूर, उससे गंध आती है, उसमें जाके वो फंस जाती है, और फिर उससे आपको पता लग जाता है कि भाई ये इसका ये प्रवेश कर गई है। तो उसके हिसाब से आप स्प्रेज भी कर सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर पाते। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उसके अलावा आपको जो है आप जो नीम ऑयल है या दूसरी जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट मैकेनिकल मेथड्स भी होते हैं इसमें। और लास्ट जो हथियार होता है जिसको हम बोलते हैं वो है स्प्रे। तो हम स्प्रेज भी 2 प्रकार से करते हैं। एक प्रिवेंटिव स्प्रे करते हैं और एक कंट्रोल के लिए। प्रिवेंटिव, हमको पता है कि गर्मियाँ आ रही हैं तो बाइट्स आ सकता है, तो हम बाइट्स के लिए प्रिवेंटिव स्प्रेज ले लेते हैं पहले से ही, ताकि वो चीज़ें उसमें अपने पावन जमा ना पाए। तो ये चीज़ें, और फिर भी अगर कोई चीज़ आ गई है तो फिर हम कंट्रोल के लिए इस हिसाब से और भी स्प्रे ले लेते हैं।
बरसात है तो डाउनी आने का चांसेस रहते हैं, तो डाउनी के हिसाब से हमने फंजीसाइड का स्प्रे ले लिया। अगर हमको लग रहा है कि भाई मकड़ी का प्रकोप गर्मियों में हो जाता है, तो वो उसके लिए हमने माइटीसाइड्स का ले लिया स्प्रे। तो ये सब चीज़ें हमको पता लग जाती है, तो उसके हिसाब से हमको रखना पड़ता है। और मैं फिर पुनः कहूँगा कि एक जो खेती कर रहा है पोलियो उसके अंदर या प्रोटेक्टेड फार्मिंग में किसान जो खेती कर रहा है, उसकी जो आंखें वो गिद्ध के समान होनी चाहिए, ईगल सही होनी चाहिए, ताकि वो ग्रीन हाउस में जाते ही वो पकड़ ले चीज़ों को कि भाई इस पौधे के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है या ये कुछ खराब हो रहा है इसके साथ। और बाद में अगर उसकी पकड़ में नहीं आती है, पर इतना तो समझ में आता है कि पौधे की हालत अच्छी नहीं है, पौधे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, पौधा स्वयं बता देता है कि आज मेरी देखभाल अच्छी नहीं हो रही है, या मुझे कोई कीड़े ने मेरे पर आक्रमण कर दिया है, या मेरे पे बीमारी आ गई है, पौधा बता देता है। तो वो आप फिर वैज्ञानिक लोगों की राय ले सकते हैं कि सब ऐसा है। और आजकल तो क्या है, व्हाट्सएप पे सब एवरीथिंग अवेलेबल, हर चीज़ अवेलेबल है, आप फोटो खींचे और भेजें, और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों को, दूसरे जो है अनुसंधान केंद्र, और वहाँ से राय ले सकते हैं कि सब ऐसा हो गया, क्या करना है। तो पर डिसीजन आपको तुरंत लेना है, इसमें डिले नहीं करें। ओके, तो एक लास्ट सर एक क्वेश्चन ये और पूछना है हाँ जी। कि जो युवा लोग नए इस फील्ड में आना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज आप कि भाई इसमें भी ये अपने आप में कंप्लीट व्यवसाय है, और इसको कोई ये पार्ट टाइम वाली बात तो है नहीं, तो उनको मतलब कितना क्या इनकम हो सकती है? और युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ये एक तरह का स्वरोजगार के अवसर हैं, और इसको अपना सकते हो आप, एक तरह का बिजनेस है। आज तक हम खेती बोलते थे, खेती परंपरागत खेती जो थी वो हमेशा नुकसान देती थी और लोग खेती से दूर हो रहे थे। परंतु ये जो बिजनेस है, इसको मैं बिजनेस का दर्जा दूंगा, उद्योग का दर्जा दूंगा, क्योंकि इसमें आप जैसा इनपुट डालते हैं वैसे ही आउटपुट मिलता है, और आपको इसमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, आपको मान सम्मान मिलता है, और ऑफ सीजन में जब आपका प्रोडक्शन आता है तो आपको बाजार में हमेशा अच्छी भाव मिलते हैं। और अंदर जब खेती करते हैं तो 5 से 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन आता है, आपका गुणवत्ता तो अच्छी होती है। तो ये सब चीज़ें हैं आपको, और इससे आपकी एक समाज में अलग पहचान बनती है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, और इसके लिए सरकार के द्वारा अनुदान भी दे है, और बैंक्स वगैरह भी आपको इसके लिए लोनिंग करते हैं। और इसके अलावा सरकार द्वारा समय समय पे आपको प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हो, उद्यान विभाग से संपर्क साध सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको आप अपनाएं और आगे बढ़ें। और मैं कहना चाहूँगा कि आप पॉली हाउस है, शेड नेट हाउस है, वॉकिंग टनल है। वॉकिंग टनल एक प्रकार का ढांचा होता है, सुरंगनुमा ढांचा होता है, पर इसकी हाइट इतनी होती है कि किसान अंदर इसमें खड़ा होकर चल सकता है, और इसके अंदर खेती की जा सकती है, सब्जियों की खेती की जा सकती है, फूलों की खेती की जा सकती है। और ये छोटे होते हैं, ग्रीन हाउस बड़े हो, ये पॉली हाउस और शेड नेट हाउस बड़े हो गए, पर वॉकिंग टनल है वो एक सुरंगनुमा ढांचा होता है जिसमें आदमी खड़ा होकर चल सकता है, जिसको वॉकिंग टनल बोलेंगे। तो ये इससे भी आप शुरुआत कर सकते हो, इसमें आप नर्सरी भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और लो टनल्स का तो मैंने बताया आपको, इस पे तो एक्सपेरिमेंट कर ही लेना चाहिए आपको, जब भी मौका मिले। सरकार द्वारा इस पे भी अनुदान है, तो उसका आप फायदा उठाएं, और निकटतम उद्यान विभाग के अधिकारियों से आप संपर्क करें, साधें, और कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि अनुसंधान केंद्र है, कृषि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, वहाँ के वैज्ञानिकों का भी लाभ उठाएं और आगे बढ़े। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए हमेशा ही बहुत ही प्रभावी होता है, और मुझे पूरा विश्वास है किसान भाई, युवा लोग भी बहुत प्रेरित होंगे इस बात से। एंड फिर अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।